तो दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे शरीर में पदार्थ का सामान्य स्तर, यानी शरीर में कौन से पदार्थ का कितना स्तर होता है, क्या एवरेज होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चन पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होती हैं, ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट, इनमें अक्सर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये साइंस के हिसाब से देखें हम, जीएस के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हॉस्पिटल सर्विस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को कवर करता है। अगर आप एमसीआरई या एसटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात करें, हम इसको पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद इसके जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जो पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम हुई है उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो आप उसकी जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो कमेंट में बता देना। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वो पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि थ्योरी देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ अच्छे से समझ में आता है और आपको एक टाइप का पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है पहले। और मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स अदर 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। तो मेरा प्रयास हमेशा से ये रहेगा कि जिस तरीके से मैंने सक्सेस हासिल की है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एक सरकारी जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फैमिली के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड हों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। शरीर में पदार्थ का सामान्य स्तर, यानी शरीर में पदार्थ का जो लेवल जो होता है ना, वो क्या होता है। देखो, मानव शरीर के परिभाषा के ऊपर ध्यान देना थोड़ा। मानव शरीर के सही कार्य करने के लिए रक्त, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन या अन्य रासायनिक पदार्थों का स्तर सामान्य सीमा में होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि मानव शरीर में जैसे रक्त हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, हार्मोन हो गया, अन्य रासायनिक पदार्थ हो गया, इनका सामान्य सीमा नॉर्मल रेंज में होना आवश्यक है। अगर इनका स्तर अधिक होता है तो भी नुकसान है, और कम होता है, नॉर्मल रेंज से कम होता है तो भी नुकसान है। तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज सामान्य स्तर सीमा में होना चाहिए। यदि इनका स्तर बहुत बढ़ जाए या घट जाए तो विभिन्न बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें रक्त से संबंधित सामान्य स्तर। देखो, रक्त से संबंधित सामान्य स्तर क्या है। जैसे हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है। देखो, हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाना कार्य करता है। देखो, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, बहुत बार पूछने पर बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो होता है ऑक्सीजन ले जाने का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। दूसरा, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दो काम हो गए, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य और रक्त का लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अब मेन जो बात है वो है, पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है ना, वो कितनी होती है, 13 से 17, यानी 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसको किस में मापते हैं, डेसीलीटर में मापते हैं। पुरुष में इसकी संख्या कितनी है, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर है। महिला की बात करें तो 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर। दोनों अलग अलग याद रखना। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी 13 से 17 होती है। महिला में थोड़ी कम होती है, 12 से 15 होती है। आगे हम बात करें, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर शरीर में कम हो जाए तो क्या हो सकता है। देखो, कमी होने पर एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसको ही हम एनीमिया बोलते हैं। तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो एनीमिया या रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। हीमोग्लोबिन कम हो गया। आगे हम बात करें लाल रक्त कणिका, और लाल रक्त कणिका को हम आरबीसी भी बोलते हैं। लाल रक्त कणिका बोल दो, आरबीसी बोल दो, एक ही बात है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, लाल रक्त कणिका आरबीसी, ये तो सबको पता है, लेकिन ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरुष में जो आरबीसी की संख्या जो होती है ना, वो 4.5 से 6.0 मिलियन। अब मिलियन प्रति क्यूबिक घन मीटर होती है, इसको क्यूबिक घन मीटर में मापते हैं। यानी आरबीसी किस में मापते हैं, मिलियन प्रति क्यूबिक घन मीटर में इसको मापते हैं। तो पुरुष में इसकी 4.5 से 6 होती है, और महिला में जो होती है ना वो 4 से 5.5 होती है, या 5.5 होती है। ये होता है इसका आंकड़ा। यानी पुरुष में कितना होता है, 4.5 से 6, और महिला में कितना होता है, 4 से 5.5। यानी थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा अंतर होता है। यानी 4 से 6 और 4 से 5, इस टाइप से थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो याद रहेगा आरबीसी की संख्या। देखो, कम होने पर एनीमिया, यानी आरबीसी की संख्या कम होगी तो एनीमिया हो जाएगा, और ज़्यादा होने पर पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। देखो, आरबीसी की संख्या शरीर में कम होगी तो एनीमिया हो जाएगा, और ज़्यादा होने पर पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। ये भी याद रखना कि ज़्यादा होने पर कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। आगे हम बात करें श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी।
संवेद रक्त कणिका को हम WBC बोलते हैं। देखो WBC का शरीर में सामान्य स्तर क्या होता है, सामान्य जो स्तर होता है WBC का वो होता है 4000 से 11000 क्यूबिक घन मीटर, क्यूबिक लीटर, मिलियम लीटर, इस तरीके से याद रखना, क्यूबिक मिलियन मिलीमीटर, इस तरीके से याद रखना। संवेद रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, 4000 से 11000 होती है। और WBC की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से याद रखना, 4.5 से 6 मिलियन, और महिला में होती है 4 से 5.5 मिलियन, इस तरीके से याद रख लेना। थोड़ा सा ये आपको आगे का याद करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे इतना से याद रख लेना बस, उससे ही आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ज़्यादा आपको रामायण याद करने की जरूरत है ही नहीं, इतना से याद रख लो बस, 4 से 4.5 से 6 और 4 से 5.5, इस तरीके से शॉर्टकट में थोड़ा सा याद रख लेना। इसमें भी इतना से याद रख लेना कि WBC की संख्या कितनी होती है, 4000 से 11000 बस। अगर WBC की संख्या देखो WBC की संख्या अगर शरीर में कम हो जाती है ना, तो शरीर में क्या होता है, जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है ना शरीर की, वो कम हो जाती है, इससे संक्रमण बढ़ सकता है, वायरल रोगों में घट जाती है। देखो संक्रमण में तो WBC की संख्या बढ़ती है, वो वायरल रोगों में घट जाती है, इस तरीके से याद रख लेना। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, संक्रमण में WBC की संख्या बढ़ती है, वायरल रोगों में घट जाती है। आगे हम बात करें, सफ़ेद रक्त कणिका की बात हो गई, अब बात करें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर कितना होता है, 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, कितना होता है, 1.5 से 4 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। इसको याद, आगे का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा है, 1.5 से 4 लाख। प्लेटलेट की सामान्य स्तर कितना होता है, 1.5 से 4 लाख होता है। कम होने पर ब्लीडिंग, यानी प्लेटलेट की संख्या अगर कम हो जाए, सामान्य स्तर से कम हो जाए, तो ब्लीडिंग या खून बहता है, यानी ब्लीडिंग या खून बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। और ज़्यादा होने पर थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। देखो प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य स्तर से अगर कम हो गई तो क्या हो गया, जैसे आपको किसी भी एक्सीडेंट में कहीं भी चोट लग गई तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और अगर प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा है तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि थक्का जम जाता है, यानी थक्का जम जाता है, तो खून का थक्का जम जाएगा, तो वैसे दिक्कत हो जाएगी। तो कम होने पर भी नुकसान है और ज़्यादा होने पर भी नुकसान है। कम होने पर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ज़्यादा होने पर थ्रोम्बोसिस यानी जो खून है ना शरीर में उसका थक्का जम जाएगा। आगे हम बात करें रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर। ब्लड शुगर बोल दो, रक्त शर्करा बोल दो की बात है। ये आंकड़ा आपको याद रखना कि हॉस्पिटल में जब आप शुगर की जांच करोगे, ब्लड शुगर की जांच करोगे, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देखो खाली पेट में ब्लड शुगर की मात्रा जो शरीर में जो होती है ना, वो 70 से 110 होती है। कितनी होती है, 70 से 110। और भोजन के 2 घंटे बाद, जैसे भोजन आपने किया 2 घंटे बाद जो होती है ना, वो 140 के आसपास पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है, 140 के आसपास पहुंच जाती है। अब एम जी का मतलब हो गया मिलीग्राम पर प्रति डेसीलीटर, यानी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। आपको या आगे का याद, मैंने ऐसे नॉर्मल बता दिया, बाकी ये याद रखना बस, इसमें से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लगातार जैसे रक्त शर्करा की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज़ रोग होता है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखो ये शरीर में जल संतुलन और तंत्रिका यानी मांसपेशी कार्य के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे शरीर में जल संतुलन का जो कार्य करते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को करते हैं, और तंत्रिका या मांसपेशी कार्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। आगे बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इनको। देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na+ होता है। सोडियम की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 135 से 145 होती है। कितनी होती है, 135 से 145। अब MEQ पर लीटर क्या है, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, यानी मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, इसमें मापते हैं इसको, सोडियम को। तो आपको आगे का याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको इतना से याद रखना है सोडियम की मात्रा कितनी होती है, 135 से 145 होती है। बहुत घटने पर, यानी सोडियम की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी तो उससे शरीर में कमजोरी आ जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं। और बहुत बढ़ने पर, देखो कम होने पर तो कमजोरी आ जाएगी, दौरे पड़ने लगेंगे। और सोडियम की मात्रा अधिक होगी तो डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये होता है सोडियम। एक तो आपको याद रखना है कि 135 से 145 इसकी मात्रा होती है, सामान्य मात्रा। सोडियम की मात्रा अधिक होने पर, कम होने पर कमजोरी हो जाएगी शरीर में, दौरे पड़ने लगेंगे।
अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी शरीर में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये याद रखना। आगे हम बात करें पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा क्या होती है, 3.5 से 5 होती है। आप पता हूँ याद कैसे रखोगे, आप पॉइंटों में याद नहीं रख पाओगे, जैसे 3.5 से 5.0 ऐसे याद नहीं रख पाओगे। थोड़ा सा एक आइडिया याद रखना, जैसे 3 से 5 के बीच है, जैसे पोटेशियम का आंकड़ा क्या है, ऐसे माइंड में रखना कि 3 से 5 के बीच है। तो जब ऑप्शन देखोगे ना आप, तो अपने आप ही वहाँ ऑप्शन देख के ठीक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। प्रॉपर चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन एक आइडिया माइंड में रहता है कि इतने इसके बीच में है, तो उससे क्या कि बाकी ऑप्शन काट के क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। और कंपटीशन में बस आपको कुछ याद हो या नहीं हो, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, और नौकरी आपको उसी से मिलेगी। तो वो तरीके ढूंढो कि आपका क्वेश्चन सही हो। पोटेशियम की मात्रा जो होती है, आप नौकरी लग जाओगे, आपके पास कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको सोडियम की मात्रा बताओ, इसका नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ कोई नहीं पूछेगा, आपको नौकरी मिलनी चाहिए। पोटेशियम की बात करें तो 3.5 से 5.0 है। इन पोटेशियम की मात्रा शरीर में कम होने पर मांसपेशी कमजोरी हो जाती, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, और बढ़ने पर दिल की धड़कन रुकना, ये रोग हो जाता है। यानी पोटेशियम की मात्रा कम होने पर तो मांसपेशियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाएंगी, और अधिक हो गई तो दिल की धड़कना या धड़कन जो होती है ना वो रुक जाती है, ये समस्याएं हो जाती हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, हालांकि मैं मानता हूँ ये इसमें थोड़ा आंकड़े ज़्यादा हैं, लेकिन करवाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात, एक बार देखने से ना मेरे को याद होता है ना आपको होगा, किसी को नहीं होगा। कम से कम मैंने भी इस टॉपिक को कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, तब जाके, और छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं, तो 3 से 4 बार क्लास देखोगे तो याद रहेगा, माइंड में रहेगा और क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का स्तर कितना होता है, 8.5 से 10 होता है। तो इसको याद ऐसे रखना कि कैल्शियम का स्तर शरीर में कितना होता है, 8 से 10 होता है। हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 95 से 105 के बीच होती है। कितनी होती है, 95 से 105 के बीच होती है। शरीर का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना में शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन कौन बनाता है, क्लोराइड बनाता है, ये याद रखना। आगे हम बात करें बाइकार्बोनेट को हम HCO3 से दर्शाते हैं। देखो, बाइकार्बोनेट की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 22 से 28 के बीच होती है, 22 से 28 के बीच। यानी शरीर में pH का संतुलन कौन करता है, बाइकार्बोनेट करता है, ये याद रखना। आगे हम बात करें यकृत या लीवर। देखो, यकृत या लीवर में कुल प्रोटीन की मात्रा जो होती है ना, वो 6 से 8 होती है, 6 से 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी लीवर में कुल प्रोटीन की मात्रा होती है। क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल जो मैं आप करवा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट और OT असिस्टेंट में, क्योंकि मैं टोटल आंकड़े लेके आया हूँ आज। कुल प्रोटीन की मात्रा 6 से 8। एल्ब्यूमिन की मात्रा कितनी होती है, 3.5 से 5 होती है। याद कैसे होगी, 3 से 5 के बीच होती है। शरीर में तरल का संतुलन रखता है एल्ब्यूमिन। शरीर में जो तरल पदार्थ होता है इसका संतुलन कौन रखता है, एल्ब्यूमिन रखता है। आगे बात करें बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 0.3 से 1.2 के आसपास होती है। बढ़ने पर पीलिया को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। यानी बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने पर क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। और बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 0.3 से 1.2 होती है। आगे हम बात करें SGPT ALT और SGOT AST, ये क्या है। वैसे ये देखो, इसी बारे में आपको बताऊंगा। अभी देखो एल्कलाइन, देखो एक बार, एल्कलाइन फोस्फेट की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 30 से 120 होती है। IU पर लीटर की फुल फॉर्म क्या आएगी, इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर आएगी, यानी इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर। तो ये आप ध्यान में रखो या नहीं रखो, लेकिन ये आंकड़ा याद रखना। एल्कलाइन फास्फेट्स की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 30 से 120 होती है। हड्डी व यकृत रोगों में बढ़ता है, यानी हड्डी या यकृत रोग हो जाए शरीर में तो उससे एल्कलाइन की मात्रा क्या होती है, एल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। अब हम बात करते हैं SGPT क्या होता है। देखो, SGPT की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो क्या होती है, सीरम ग्लूटेमेट पायरुवेट ट्रांसमिनेस। फुल फॉर्म अभी तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बताने के लिए कि क्या पता एग्जाम में आ जाए, इस वजह से छोड़ नहीं सकते ना। SGPT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटेमेट पायरुवेट ट्रांसमिनेस। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेना, माइंड में रहेगा बस मेडिकल भाषा में। और ALT की फुल फॉर्म होती है एलेनिन एमिनोट्रेसफेरेज। देखो, इंग्लिश मेरी भी थोड़ी सी वीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ।
तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी हर चीज़ में नॉलेज मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन हर हर इंसान की कुछ ना कुछ कमी होती है, सब में होती है, आप में भी होगी, मेरे में भी होगी। मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जीके अच्छा है, साइंस अच्छी है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, और ये बचपन से ही है क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़े लिखे हैं। आगे हम बात करें, वैसे आपको जो फुल फॉर्म कभी नहीं पूछेगा दोनों में से। यह एक एंजाइम है जो मुख्यतः लीवर यानी यकृत में पाया जाता है और लीवर डैमेज होने पर इसका स्तर खून में बढ़ जाता है। आगे हम बात करें किडनी टेस्ट। देखो, रक्त यूरिया, ये रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा जो होती है ना, वो 15 से 45 होती है mg/dl में होती है। बढ़ने पर किडनी, यानी रक्त में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो बढ़ने पर किडनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? किडनी संबंधी रोग हो जाता है। एक तो ये रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने पर किडनी प्रभावित होती है, दूसरा कितनी मात्रा होती है? 15 से 45। सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा शरीर में कितनी होती है? 0.6 से 1.2 होती है। कितनी होती है? 0.6 से 1.2। और किडनी की कार्य क्षमता का सबसे अच्छा सूचक सीरम क्रिएटिनिन है। किडनी की कार्य क्षमता का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है? सीरम क्रिएटिनिन। आगे हम बात करें यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में कितनी होती है? 3 से 7 mg/dl में होती है। यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में कितनी होती है? 3 से 7 होती है। बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? यूरिक एसिड की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गठिया, जिसको हम गाउट भी बोलते हैं, गठिया रोग हो जाता है। यानी यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। आगे हम बात करें लिपिड प्रोफाइल। ये खून में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताते हैं। लिपिड जो प्रोफाइल होते हैं वो ये क्या कहते हैं? खून में मौजूद जो वसा जो होती है, फैट्स जो होता है उस, और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसको बताते हैं लिपिड प्रोफाइल। यानी लिपिड को हम वसा बोलते हैं, ये याद रखना बस। कुल कोलेस्ट्रॉल, देखो, सामान्य से कम होना चाहिए। कुल जो कोलेस्ट्रॉल है उस कुल कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो क्या है? सामान्य से कम होना चाहिए। जैसे 200 mg/dl से नीचे, यानी 200 mg/dl से नीचे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में होनी चाहिए। ज़्यादा होने पर हार्ट की बीमारी का खतरा रहता है। यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा होगी ना शरीर में तो हार्ट अटैक का खतरा रहता है, हार्ट की कुछ बीमारी हो सकती है। तो इसलिए 200 से नीचे ही इसका आंकड़ा होना चाहिए शरीर में। ट्राइग्लिसराइड का सामान्य स्तर कितना होता है? 150 होता है, 150 mg/dl में होता है, इससे कम ही होता है, मतलब 150 के कम होता है ट्राइग्लिसराइड का। आगे हम बात करें एचडीएल बोल दो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोल दो, या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोल दो। देखो, एचडीएल बोल दो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई यानी बढ़िया है तो मतलब अच्छा भी है, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या अच्छा कोलेस्ट्रॉल एक ही बात है, ये एक के ही नाम है सारी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन को आगे पूछ लेता है। यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पूछ लेगा आपको क्या है, या अच्छा कोलेस्ट्रॉल नाम दे के पूछ लेगा, या एचडीएल नाम दे के पूछ लेगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। यह शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है। यानी एचडीएल क्या होता है? शरीर के लिए अच्छा होता है। शरीर के लिए अच्छा कौन सा होता है? एचडीएल होता है। इसे शरीर में कितना होना चाहिए? 40 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए। एचडीएल की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए? 40 से अधिक होनी चाहिए। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी लो डेंसिटी मतलब ख़राब है। लो डेंसिटी का मतलब क्या है? बिल्कुल ख़राब है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल। यह शरीर के लिए हानिकारक, ख़राब कोलेस्ट्रॉल तो शरीर के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी जो मात्रा 130 से कम होनी चाहिए शरीर में। कितनी होनी चाहिए? देखो, अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल था इसकी मात्रा 40 से ज़्यादा होनी चाहिए शरीर में। ख़राब जो कोलेस्ट्रॉल था इसकी मात्रा 130 से कम होनी चाहिए शरीर में। इस तरीके से याद रखना। अन्य सामान्य मान, आपको हार्ड लग रहा होगा आज का टॉपिक क्योंकि इसमें सारे आंकड़े हैं, लेकिन करवाना ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते, आपकी सबकी नौकरी का सवाल है। आगे हम बात करें शरीर का तापमान। शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रक्त पीएच की बात करें तो रक्त पीएच का मान जो होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। संतुलित रहने पर ही जीवन संभव है। देखो, शरीर का तापमान मैंने बता दिया कि ये होता है। अब रक्त का जो पीएच होता है ना वो कितना होता है? 7.35 से 7.45, याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, बहुत बार। 7.35 से 7.45। आगे हम बात करें ESR। अब ये ESR क्या है? देखो, ESR की फुल फॉर्म आपको बताऊँ मैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोल दो, या इरिथ्रोसाइट अवसादन दर बोल दो, या लाल रक्त कणिकाओं की बढ़ने की दर बोल दो, एक ही बात है।
ये इसी के नाम है। अब आपको लगा बहुत ज़्यादा बता दिया आपको, लेकिन हैं इसके नाम, इसलिए बताना पड़ रहा है। ASR की फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट औसतन दर, या फिर इसको बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं की बैठने की दर। ASR की फुल पुरुष में संख्या कितनी होती है, 0 से 15 mm पर होर होती है, और महिला में कितनी होती है, 0 से 20। इतना से याद रख लेना, ज़्यादा आगे का याद रखने की जरूरत नहीं है। पुरुष में होती है 0 से 15 और महिला में होती है 0 से 20, यानी महिला में ASR की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखो, ASR की संख्या शरीर में बढ़ने पर संक्रमण, सूजन, TB आदि हो जाता है। यानी ASR की संख्या शरीर में अगर बढ़ गई, संक्रमण भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है, या TB भी हो सकती है। निष्कर्ष, शरीर के सभी अंगों के सुचारू कार्य के लिए सामान्य मानव का संतुलन रहना जरूरी है। इन्हीं मानों से डॉक्टर यह तय करते हैं कि रोगी स्वस्थ है या किसी रोग से पीड़ित है। तो अच्छे से हमने टॉपिक को कवर किया है, और अगर कोई कमी रह गई टॉपिक में, और अगर मेरे से कुछ गलत हो गया तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती हैं। बाकी इसके अलावा मैंने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। एम्स की एग्ज़ाम 25-26 अगस्त को है, तो जिसका भी एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ, और सारे टॉपिक मैंने करवा दिए। और मेरे हिसाब से अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई टॉपिक हो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो कमेंट में बता देना, मैं वो करवा दूँगा। और हमें आगे टॉपिक, जैसे पुराने जो टॉपिक हैं उनको भी विस्तार से लेके आऊँ, या फिर क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ, वो एक बार सभी कमेंट्स में बता देना। जिसका ज़्यादा बहुमत रहेगा उसकी क्लास हो जाएगी। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और शेयर अच्छे से किया करो। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।